जया, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में सब पता है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स ये कह रहा था कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में जो अभी तक हमें इन्फॉर्मेशन थी वो ये कि इलेक्ट्रिक फोर्स टेक प्लेस बिटवीन टू चार्जेस without touching each other, तो जो बात हमने अंडरलाइन की है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर बनने से पहले लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि Q1 और Q2 नाम के दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, लेकिन वो आपस में टच नहीं करेंगे। और ये रियलिटी भी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ये बात गलत थी, ये बात सही थी। क्योंकि जब भी देखा गया Q1 और Q2 में फोर्स है तो देखा गया कि वो आपस में टच नहीं कर रहे लेकिन फोर्स लग रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर बना वो साइंटिस्ट ऑरस्टेड ने कुछ अपना जो है आइडिया डेवलप किया। और वो आइडिया क्या था वो जरा देखिए क्या था। ऑरस्टेड आइडिया, ऑरस्टेड ने कहा कि भाई हम इस बात को नहीं मानते कि कोई भी फोर्स बिना टचिंग के लग सकता है। ऑरस्टेड ने क्लियर किया कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं मानते कि कोई भी फोर्स जो है बिना टचिंग के लगेगा। तो ऑरस्टेड से पूछा गया कि अगर आप नहीं मानते तो इसके पहले जो है TBD, टॉरिसन बैलेंस डिवाइस जो है वो एक तरीके से आप मान लो कि एक मशीन है, ग्लास का बना हुआ ये चेम्बर है TBD, टॉरिसन बैलेंस डिवाइस। और इस मशीन में आप जो है दो चार्जेस रखते हैं, ये Q1 है और ये Q2 है, और बीच की दूरी R है। मशीन में एक स्प्रिंग भी लगी होती है। अगर ये स्प्रिंग आपस में जो है, स्प्रिंग जो है अगर कंप्रेस होती है तो मतलब इन दोनों के बीच में जो है फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स है आपका अट्रैक्टिव वाला। कंप्रेस का मतलब हो गया अट्रैक्टिव फोर्स। टॉरिसन बैलेंस डिवाइस में जो स्प्रिंग लगी हुई है साथ में स्केल भी है, ये स्केल भी है जो फोर्स की वैल्यू भी बता सकती है, ये स्केल भी लगी हुई है। तो अगर स्प्रिंग कंप्रेस होती है तो Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है। और अगर ये स्प्रिंग जो है फैलती है, स्ट्रेच होती है, तो इसका मतलब हो गया कि दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कैसा है, रिपल्सिव है। तो ऑरस्टेड कह रहे हैं कि हमको ये बात नहीं समझ में आ रही कि बिना टच के कोई फोर्स बनेगा। लेकिन ऑरस्टेड से पूछा जा रहा है कि अगर आप ये नहीं मान रहे हो तो जरा इसका एग्जाम्पल देखो ना, यहाँ पर दोनों चार्जेस ने एक दूसरे को टच नहीं किया लेकिन फोर्स बन रहा है। तो ऑरस्टेड ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा, लेकिन मैं विदाउट टचिंग वाली बात से एग्री नहीं करता, ऑरस्टेड ने कहा। तो ऑरस्टेड से पूछा गया तो फिर आपको क्या लगता है कैसे फोर्स बनता है। तो ऑरस्टेड ने कहा कि होता ये है कि इस वाले चार्ज से ना दिखाई देने वाली एनर्जी का एक गोला निकलता है, और वो जो गोला है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है और सामने वाले चार्ज को टच करता है। ये गोला दिखाई नहीं पड़ता एनर्जी का। इसी तरीके से ऑरस्टेड ने बताया कि Q2 वाले चार्ज से भी एनर्जी का एक ये गोला निकलता है। ये गोला जो एनर्जी का है, स्फेयर जो एनर्जी का है, ये आपको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि हम बोल रहे हैं और आपको सुनाई पड़ रहा है। तो मेरे वोकल कॉर्ड से एनर्जी निकल रही है लेकिन वो आपको नज़र तो नहीं आ रही है, लेकिन कान जो है आपके पता कर रहे हैं कि नहीं समथिंग इज़ कमिंग, साउंड जो है आ रही है। तो ऑरस्टेड ने कहा कि इस वाले चार्ज से एनर्जी का गोला निकलेगा, इस वाले चार्ज से एनर्जी का गोला निकलेगा। जो गोला एनर्जी का यहाँ से निकलेगा वो इस वाले चार्ज को टच करेगा, और जो एनर्जी का गोला यहाँ से निकलेगा वो इस वाले चार्ज को टच करेगा, और तब जाके फोर्स बनेगा।
यानी ऑरस्टेड ने पूरी सोच बदल दी। ऑरस्टेड ने कहा कि Q1 ने Q2 को टच नहीं किया, Q2 ने Q1 को भी टच नहीं किया, लेकिन इनसे पैदा होने वाली एनर्जी ने क्या किया है? टच किया है। हमसे पैदा होने वाली साउंड एनर्जी ने आपकी जो कान के पर्दे हैं उनको टच किया है, तब आपको सुनाई पड़ा है। आने वाली लाइट एनर्जी ने हमारी आंखों के अंदर जो लेंस है उसको टच किया है तो दिखाई पड़ा है। तो ऑरस्टेड ने कहा कि ऐसा कहना गलत होगा कि फोर्स है बिना टच के। हाँ, एक्चुअली Q1 Q2 आपस में टच नहीं करते, लेकिन उनसे निकलने वाली एनर्जी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है और वो सामने वाले चार्ज को टच करती है और फोर्स बनाती है। जैसे ये साउंड है, तो इस हॉल के अंदर साउंड को केवल तुम्हारे कानों से मतलब है, तुम्हारी आंखों से कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली इस वाली एनर्जी को केवल चार्ज से मतलब है। ये एनर्जी निकल रही है, चार्ज से एनर्जी निकल रही है, तो रास्ते में जो चार्ज मिलेंगे उनके ऊपर तो फोर्स लगेगा और जो चार्ज नहीं मिलेंगे उन पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जैसे लाइट की एनर्जी आ रही है तो वो उसको केवल तुम्हारी आंखों से मतलब है। लाइट की एनर्जी यहां पे मेरे हाथ पर गिरती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। लाइट की एनर्जी मेरे सर पर गिरती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन जैसे ही आंखों पर गिरती है तो दिखाई पड़ता है। साउंड की एनर्जी मेरे हाथ पर गिरती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन कानों पर गिरती है तो सुनाई पड़ता है। उसी तरीके से जिस एनर्जी की बात ये कर रहे हैं, ये एनर्जी चार्ज से पैदा हो रही है और इसके रास्ते में अगर चार्ज आएगा तो फोर्स बनेगा, और अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो उससे उसको कोई मतलब नहीं है। और जो ये बात ऑरस्टेड ने बताया, वक्त के साथ साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके उसको क्या कर दिया था? प्रूफ कर दिया था। यानी कि एक समय ऐसा आया जब ऑरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये साबित कर दिया। ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट को आप डिटेल में पढ़ोगे जब आप मैग्नेट का चैप्टर पढ़ोगे तो ऑरस्टेड ने ये साबित कर दिया प्रैक्टिकली कि जो वो कह रहे हैं वो क्या है? सही है। जो बात आपको बताई गई है उसको लेकर के अगर कोई दिमाग में चीज आ रही है तो बताइए। ऑरस्टेड आइडिया जो था अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स, वो क्या था? वो ये था कि इलेक्ट्रिक फोर्स टेक प्लेस बिटवीन चार्जेस ड्यू टू एनर्जी which propagate with the speed of light and make a touch with another charge form force। तो पूरा का पूरा विजन बदल दिया इन्होंने कि ऑरस्टेड ने बोला ये कहना बंद करिए कि बिना टच के फोर्स लग रहा है, ऐसा बोलना बंद करिए। इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जों के बीच में बनेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स टेक प्लेस बिटवीन द चार्जेस ड्यू टू एनर्जी, उस एनर्जी की वजह से बनता है विच प्रोपेगेट माने चलना, जो कि चलती है स्पीड ऑफ लाइट से चलती है वो, और स्पीड ऑफ लाइट से चल करके वो किसी दूसरे चार्ज को टच करती है और टच करके फोर्स बनाती है। लोगों ने उनकी बात को शुरू में तो एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जब उस कैंडिडेट ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ कर दिया कि चार्ज से एनर्जी निकलती है तो सबको मानना पड़ा कि बात सही है। यानी कि अब इस चैप्टर में जब कोई पूछेगा इस वाले चार्ज ने उस वाले चार्ज पर फोर्स लगाया, तो तुरंत आप बोलोगे कहानी हम बताते हैं, इस वाले चार्ज से एनर्जी निकली है और उस एनर्जी ने स्पीड ऑफ लाइट से चल करके सामने वाले चार्ज के साथ फोर्स बनाया है, सामने वाले चार्ज से भी एनर्जी निकली है और उसने स्पीड ऑफ लाइट से चल करके दूसरे वाले चार्ज पर क्या बनाया? फोर्स बनाया। क्लियर ये बात? ऑरस्टेड ने उस एनर्जी को नाम भी दिया। तो जब ऑरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब आपके पास में पहुंच जाएगा।
और स्टेट ने जब इस एनर्जी को डिस्कवर कर लिया, यानी ये वो एनर्जी थी जो चार्ज से आ रही थी, तो जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इस एक्सपेरिमेंट के 3 रिजल्ट सामने थे। क्या था? इन्होंने कहा कि अगर चार्ज आपका रेस्ट में है, चार्ज इज इन रेस्ट, अगर आपका चार्ज चल नहीं रहा है तो उससे जो एनर्जी पैदा होती है, चार्ज इज इन रेस्ट फॉर्म एनर्जी, तो वो जो एनर्जी पैदा करता है उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। उस एनर्जी को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, उस एनर्जी को नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो एक्सपेरिमेंट में ये पता चल चुका था। मैग्नेट में आप इस वाले एक्सपेरिमेंट को बहुत डिटेल में देखोगे, हम अभी अगर उस डिटेल में जाएंगे तो हम चैप्टर से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जिस एनर्जी का आइडिया और स्टेट ने दिया था वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो चुका था, और तब उस एक्सपेरिमेंट में कुछ मज़ेदार चीज़ें निकल के आईं, और उनमें से एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चीज़ बोर्ड पर लिखी गई है कि अगर चार्ज आपका रेस्ट में है, विरामावस्था में है, तो उस चार्ज से पैदा होने वाली जो एनर्जी है उसको नाम क्या दिया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, और नाम क्या दिया गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। फिर अगर ये चार्ज आपका मोशन करने लगे, चार्ज इन मोशन, अब ऑरस्टेड ने उस चार्ज को चलाया, तो जब उन्होंने इस चार्ज को चलाया तो ये जो मोशन हो रहा था ये विदाउट एक्सेलरेशन था। कोई बता पाएगा जो मोशन एक्सेलरेशन के बिना होता उसको क्या बोलते हैं? ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होता उसको क्या कहते हैं भाई? कोई बताएगा? यूनिफॉर्म। पहले ऑरस्टेड ने जो है चार्ज को रेस्ट में रखा और एक्सपेरिमेंट से पता लगाया कि एक एनर्जी पैदा हो रही है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। उन्होंने उस एनर्जी का नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, क्योंकि फील्ड में जा रही थी। फील्ड का मतलब क्या हो गया? रीजन। और अब उन्होंने चार्ज को चला दिया, लेकिन ऐसे चलाया कि विदाउट एक्सेलरेशन। तो विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। जब इन्होंने चार्ज को यूनिफॉर्म मोशन में रखा तो क्या पाया? तो जो एनर्जी पैदा हो रही थी, फॉर्मिंग एनर्जी, फॉर्मिंग एनर्जी इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी, प्लस मैग्नेटिक एनर्जी। तो इन्होंने देखा कि जो अब एनर्जी पैदा हो रही है उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि उनको ये कैसे पता चल गया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी है? इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब जो चार्ज के साथ फोर्स लगा है वो कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। भाई एक चार्ज है आपके पास में, आप उस चार्ज को इस कोने पर ले गए, आपके चार्ज पर फोर्स लगा, यानी कि इस कोने पर क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है? जो मैग्नेट पर फोर्स लगाए। तो जब चार्ज को चलाया गया तो यूनिफॉर्म मोशन में चलता हुआ चार्ज, जब उसके आसपास चार्ज रखा गया तो उस पर भी फोर्स लगा, और उसके आसपास जब मैग्नेट रखा गया तो उस पर भी फोर्स लगा। इससे यह साबित होता है कि यूनिफॉर्म मोशन करता हुआ जो चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी भी है और मैग्नेटिक एनर्जी भी है। क्लियर ये बात? आगे जाकर के आप ये भी देखोगे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो 10% होती है, और जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है वो 90% होती है जब आप मैग्नेट पढ़ोगे। और क्योंकि चलते हुए चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक एनर्जी केवल 10% होती है, 90% क्या होती है? मैग्नेटिक एनर्जी। तो इस वजह से हम चलते हुए चार्ज की केवल कौन सी एनर्जी की बात करते हैं? मैग्नेटिक एनर्जी की, क्योंकि ये ज्यादा होती है। और फिर ऑरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में चार्ज को चला दिया, और अब की बार इन्होंने चार्ज को चलाया विद एक्सेलरेशन। और ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट नहीं एक्सेलरेशन, ये मत सोचना। अब जो है उन्होंने चार्ज को चलाया विद एक्सेलरेशन, तो इन्होंने देखा
कि अब जो एनर्जी पैदा हो रही है, फॉर्मिंग एनर्जी जो थी उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी थी। कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी है? चलते हुए चार्ज के आसपास जो है एक चार्ज ले जाइए, अगर फोर्स बनता है तो हाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। आसपास मैग्नेट ले जाइए, अगर फोर्स बनता है तो मैग्नेटिक एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी थी, मैग्नेटिक एनर्जी भी थी, और कुछ रेडिएशन भी निकल रहे थे। रेडिएशन यानी उस चार्ज से कुछ रेडिएशन निकल रहे थे। रेडिएशन जैसे कि गामा क्या है? एक रेडिएशन है। इंफ्रारेड क्या है? एक रेडिएशन है। तो ये बात उस एक्सपेरिमेंट में ऑर्स्टेड ने प्रूफ करके सबको दे दी। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ऑर्स्टेड की बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिलहाल हमारा जो है पूरा का पूरा फोकस किस पर? चार्ज इज इन रेस्ट। तो हम तो केवल उसकी बात करेंगे जिसमें चार्ज किस में है? रेस्ट में। तो रखा हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करता है, जबकि मोशन करता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों पैदा करता है। और अगर चार्ज में एक्सेलरेशन है, और वो भी एक्सेलरेशन कौन सा? जो वेरी करता हो टाइम के साथ। तो अगर टाइम के साथ बदलता हुआ एक्सेलरेशन है तो फिर वहाँ पर इलेक्ट्रिक भी है, मैग्नेटिक भी है, रेडिएशन भी है। अब अगर आप पूछो कि रेडिएशन क्या होता है, तो लाइट एक रेडिएशन है। लाइट क्या है आपका? रेडिएशन है। एक्सरे क्या है? रेडिएशन है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम अपनी बॉडी का एक्सरे कराएंगे तो ख़राब हो जाएगी बॉडी। तो एक्सरे क्या है? रेडिएशन है। जो टावर है उनसे क्या निकलता है? रेडिएशन। तो कुछ रेडिएशन भी पैदा करता है। अब कौन सा रेडिएशन पैदा करेगा? अगर ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर रेडिएशन तो पैदा होगा, लेकिन कौन सा रेडिएशन पैदा होगा? तो अगर एक्सरे वाला रेडिएशन पैदा कराना है, और आपने कहा कि नहीं हमको तो गामा वाला रेडिएशन पैदा कराना है, किसी ने कहा कि हमको हीट वाला रेडिएशन पैदा कराना है, तो उन सब के लिए आपके चलते हुए चार्ज का जो एक्सेलरेशन है वो कैसा होता है? अलग अलग। जैसे वहाँ पर मैग्नेट में आपको पता चलेगा कि इतने एक्सेलरेशन से चलेगा तो एक्सरे मिलेगा रेडिएशन में, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये होगी तो लाइट मिलेगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ और होगी तो एक्सरे मिलेगा। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सेलरेशन की वैल्यू। क्लियर ये बात? हम फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पर, और बिल्कुल उसी तरीके से, वैसे तो सच्चाई ये है, जैसे कि सच्चाई आपको पहले से ही पता है। क्या सच्चाई आपको पता है? आपको सच्चाई ये पता है कि ये जो चार्ज है इसका नाम है SC, सोर्स चार्ज, और ये जो चार्ज है इसका नाम है TC, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो सोर्स चार्ज क्या होते हैं? तो सोर्स चार्ज फोर्स लगाते हैं, और टेस्ट चार्ज क्या होते हैं? ये फोर्स खाते हैं। खाते हैं मीन फील करते हैं। तो ये आपका अपना कंसीडरेशन है, ये आपका माना हुआ पॉइंट है। जैसे मार्कर को अर्थ ने खींच लिया, रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है फिजिक्स की, कि मार्कर ने भी अर्थ को खींचा था और अर्थ ने भी मार्कर को खींचा था, लेकिन जीता कौन? अर्थ, क्योंकि अर्थ के पास क्या थी? इनर्शिया। उसी तरीके से सच्चाई तो ये है कि जो टेस्ट चार्ज है वो भी तुम्हारे सोर्स चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, और सोर्स चार्ज भी टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन आपका जो सोर्स चार्ज है वो इनर्शियल है, इसलिए जीतता कौन है? केवल सोर्स चार्ज। तो इस बेस पर हम केवल जो है टेस्ट चार्ज को ये एक्सेप्ट नहीं करते कि टेस्ट चार्ज फोर्स लगा रहा है। जैसे यहां पर प्रैक्टिकली कोई नहीं मानेगा कि मार्कर ने अर्थ पर फोर्स लगाया था, सब लोग क्या मानेंगे? अर्थ ने फोर्स लगाया, क्योंकि वही आपको दिखा भी। अर्थ को ही तो तुमने देखा कि खींचते हुए, कि अर्थ जो है खींच रही थी मार्कर को और मार्कर जमीन पर गिर रहा था। उसी तरीके से सोर्स चार्ज जो हैं वो इतने इनर्शियल होते हैं, यानी कि इतने भारी भरकम हैं कि जब टेस्ट चार्ज फोर्स लगाएगा तो उन पर फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वो फोर्स लगाएगा तो फर्क पड़ेगा। एंड दैट इज वाई आप हमेशा किसको जिताओगे? सोर्स चार्ज को। तो फोर्स लगाने में जो जीतेगा वो सोर्स चार्ज है, और जिसके ऊपर फोर्स लगेगा वो कौन है? टेस्ट चार्ज है। उसी तरीके से जो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है, भाई अभी तक तुम ये बोलते थे सोर्स चार्ज वो होते हैं जो फोर्स लगाते हैं। अब इस चैप्टर नंबर 3 में आ जाओ। सोर्स चार्ज वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं। ये सब आपके अपने खुद के लिए पॉइंट हैं। कोई आपसे पूछे कि सोर्स चार्ज की पहचान कैसे होगी, तो एक तो तरीका ये कि भाई जो चार्ज फोर्स लगा रहा है वो सोर्स है, और एक तरीका ये हो गया कि जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पैदा कर रहा है वो कैसा है, सोर्स है। और ये जो टेस्ट चार्ज हैं ये भी फील्ड एनर्जी पैदा करते हैं, लेकिन इनकी फील्ड एनर्जी क्या होती है, ज्यादा ताकतवर एज कंपेयर टू इनकी, एंड दैट इज वाई जो टेस्ट चार्ज हैं ये केवल क्या करते हैं, ये फील करते हैं फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी से जो ये फोर्स फील करते हैं वो आपके टेस्ट कहलाते हैं। और भी कई सारे तरीके थे, और भी हम बोलते थे जो चार्ज अपनी जगह पर डटा हुआ है वो कौन होता है, सोर्स, और जो अपनी जगह छोड़ सकता है वो कौन होता है, टेस्ट। तो इस तरीके से भी हम जानते थे सोर्स और टेस्ट के बारे में। तो अब आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के बारे में। हम उसको कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड कह देंगे, कभी कभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कह देंगे। एंड कीप इन माइंड कि जो चार्ज फील्ड पैदा कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है वो कौन होगा, सोर्स, और उस फील्ड से जिसके ऊपर फोर्स लगा हुआ है वो कौन होगा, टेस्ट। क्लियर ये बात? उसी तरीके का रूल चलेगा, यानी एनर्जी पैदा करने वाला सोर्स है और उस एनर्जी से फोर्स लेने वाला क्या है, वो आपका टेस्ट है। और एक पॉइंट मैंने अभी आपको बताया था, एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि बताइए भैया, एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने कई बार बताया, इस समय तो ये सब रिवीजन में चल रहा है, क्योंकि इस रिवीजन मोड को ही आगे जो है कंटिन्यू करते हुए सिलेबस कंप्लीट करना है। हमने एक बार क्वेश्चन आपको बताया था, एक बार फिर देखते हैं कि फाइंड टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी टू ट्रेवल डिस्टेंस 6.0 इंटू 10⁸ मीटर। ये रहा क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को इतनी दूरी चलने में कितना समय लगेगा। अभी आज की क्लास में तुमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कितने से चलती है, स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। तो समय बराबर होता है दूरी अपॉन चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 6 इंटू 10⁸, और स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट ये जानना होगा, ये आपको बताएगा नहीं, 3 इंटू 10⁸। टाइम कितना आ गया, 2 सेकेंड। अक्षता ध्यान देना इस पर, तुम्हारे जो है एसआई और वो सब गलत हो जाते हैं। ऊपर वाली वैल्यू मीटर यानी एसआई में है, नीचे वाली वैल्यू भी किस में है, एसआई में है। तो टाइम किस में निकलेगा, सेकंड में निकलेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ऊपर वाले ने वोकल कॉर्ड बनाया है साउंड पैदा करने के लिए, ऊपर वाले ने मटेरियल बनाए हैं साउंड पैदा करने के लिए, ये वुडन है तो वुडन से आने वाली साउंड अलग होती है और मेटल से आने वाली साउंड अलग होती है। ठीक, यानी इतने लोग एक्सपर्ट हैं कि ये तक पता लगा लेते हैं साउंड सुन करके कि ये इस चीज से आने वाली साउंड है। हारमोनियम से आने वाली साउंड अलग है, सन से आने वाली लाइट अलग है, बल्ब से आने वाली लाइट अलग है, हैलोजन लैंप से आने वाली लाइट कैसी है, अलग है। हमारी आंखों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सब अलग हैं, तुम्हारी आंखों की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अलग है। तो इसी तरीके से जो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे पॉइंट वाला सोर्स चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टर्स अलग होंगी, और अगर चार्ज आपका दीवार वाला होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैरेक्टर अलग होगा। बात समझ रहे हैं ना आप भाई? जैसे मेरे वोकल कॉर्ड की साउंड अलग है, तुम्हारे वोकल कॉर्ड की साउंड अलग है, श्रेया, अक्षता, इनके वोकल कॉर्ड की साउंड अलग है, यहां जितने लोग हो सबके वोकल कॉर्ड की साउंड अलग है ना। बट सबका कॉमन नाम क्या है, साउंड एनर्जी। क्यों? क्योंकि मेरी वाली साउंड भी तुम सुन सकते हो और तुम्हारी वाली एनर्जी भी हम सुन सकते हैं। उसी तरीके से ऑल द सोर्स चार्जेस पैदा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। मुझे इस बात को थोड़ा सा सही करके बोलना चाहिए। ऑल द रेस्ट वाले सोर्स चार्जेस क्या पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। बट सबकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी, अलग अलग। जैसे कि अगर चार्ज गोले में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी अलग होगी,
अगर चार्ज दीवार में है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी अलग होगी, अगर चार्ज रॉड में है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी अलग होगी, अगर चार्ज किसी पार्टिकल पे है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी क्या होगी, अलग अलग। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी उसका सोर्स कौन है, उसका सोर्स कौन है, चार्ज, इनर्शियल वाला चार्ज, यानी वो चार्ज जो चले ना। लेकिन अगर आपके पास में ज्योमेट्री वाइज चार्ज अलग अलग है, मतलब जो मैं कहना चाहता हूं जरा उसको मैं डायग्राम बना करके दिखाऊं। हम जरा सा कुछ चार्जेस दिखाते हैं, वो भी इनर्शियल वाले, मतलब जो रेस्ट में रहते हैं। तो इनर्शियल चार्जेस मैं दिखा रहा हूं आपको। इनर्शियल चार्जेस, ये गोले पर चार्ज है। कैसे आया होगा, 3 तरीके होते हैं हमारे पास, एक तो फ्रिक्शन मेथड होता है, एक कंडक्शन मेथड होता है, इंडक्शन मेथड। तो यहां कोई मुद्दा ही नहीं कैसे आया, बट गोले पर चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये इनर्शियल है भाई, ये हिलने वाला नहीं, ये अपनी जगह पे डटा हुआ है, एंड दैट इज वाई ये SC बनेगा, ये हमारे लिए सोर्स चार्ज बनेगा। ये देखिए, एक ये अमीबा की शक्ल की बॉडी है, इसके पास चार्ज है, चलो निगेटिव रख दिया है तो निगेटिव रखते हैं। एक चार्ज जो है इस पर है, ये पार्टिकल जैसी चीज है, इस पर चार्ज है, चलो प्लस मान लेते हैं। आपने कहा कि सर हमारे पास में एक सिलेंडर है, उसके ऊपर चार्ज है। तो याद रखो कि इन सारे के सारे चार्जेस से क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। ऑल ऑफ दीज पैदा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, लेकिन इससे पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, जैसे मेरे वोकल कॉर्ड से पैदा होने वाली साउंड की प्रॉपर्टीज, ड्रम से पैदा होने वाली साउंड की प्रॉपर्टीज, आपके वोकल कॉर्ड से पैदा होने वाली साउंड की प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। सिमिलरली इनसे पैदा होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन का आंसर जरा देखना, ट्रू और फॉल्स में। हमने पूछा ऑल इनर्शियल चार्जेस, ऑल इनर्शियल चार्जेस फॉर्म, बहुत सोच समझ के आंसर चाहिए, सेम नेचर, सेम नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ट्रू एंड फॉल्स। और एक ट्रू फॉल्स लिखते हैं, बहुत सोच समझ के आंसर चाहिए। अगला है क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का ही। ऑल चार्जेस फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ट्रू और फॉल्स। एक और लिखते हैं, ऑल इनर्शियल चार्जेस फॉर्म ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ट्रू एंड फॉल्स। इसको थोड़ा सा तुम्हारे लिए आसान बनाए। हाँ भाई, पहले वाले में आइए, पूरी ताकत लगाइए अपनी। पहला वाला कह रहा है कि जितने भी चार्जेस हैं, जितने भी इनर्शियल चार्जेस हैं, वो सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पैदा करते हैं उनका नेचर सेम होता है। बताओ ये बात सही कि गलत है? गलत है कि सही है? ऊपर वाली कृष्णा बताओ, जो मन में आ रहा है। गलत है। कहां से सीखोगे? अरे हम सबके पास वोकल कॉर्ड है ना, सबके वोकल कॉर्ड क्या करते हैं, साउंड पैदा करते हैं, लेकिन सबकी प्रॉपर्टी कैसी है? किशोर कुमार की अलग है, मोहम्मद रफी की अलग है, सोनू निगम की अलग है। अरे बोलो यार, आज कोई भी अगर आप देखो ना, तो आज आपको दूसरा किशोर कुमार मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि प्रॉपर्टी अलग है। तो तुरंत जो है दिमाग लगाना। तो ये क्या कह रहा है कि दुनिया में जितने भी चार्जेस हैं इनर्शियल वाले, वो एक ही जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पैदा करेंगे? आंसर है नहीं भाई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी तो पैदा करेंगे, लेकिन सबका नेचर कैसा होगा? अलग अलग होगा। अब नेचर क्या क्या अलग अलग होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। एंड दैट इज वाई पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया? फॉल्स। पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। अब जरा देखिए दूसरे वाले ट्रू एंड फॉल्स को हमने अब थोड़ा सा सरल बना दिया पहले के कंपेयर में। कह रहा है जितने भी चार्जेस है, ऑल चार्जेस
फॉर्म ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, गलत बात है। कुछ चार्जेस ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों पैदा कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक और रेडिएशन तीनों पैदा कर रहे होंगे। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, जितने भी चार्जेस होते हैं सारे के सारे जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पैदा करते हैं। तो ये बात कैसी है, गलत है, यानी ये भी क्या हो गया, फॉल्स। और फिर इधर देखिए, ऑल इनर्शियल चार्जेस फॉर्म ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, तो ये वाली बात आपकी क्या है, 100% सही। फैराडे जो है वो बहुत खुश हो गए जब इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को डिस्कवर किया गया। क्यों खुश हो गए, क्योंकि एक चैलेंज था सामने कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो है वो दिखाई नहीं पड़ती। तो रियलिटी ये है कि आज तक एनर्जी को किसी ने नहीं देखा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके अंदर जो है जबरदस्त एनर्जी है, तो आप उसको हमें दिखा नहीं सकते, ठीक है। आपके अंदर जो एनर्जी है वो आप जानते हो, भाई आपको पता है कि यस हम जो है 1000 फीट की जो पहाड़ी है चढ़ सकते हैं, ये तुम्हें पता है। केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। मैं आपसे कहूं कि मैं जो है चीते की रफ्तार से भाग सकता हूं, तो ये मैं तुमको दिखा तो नहीं सकता हूं, भाई वो एनर्जी मेरे अंदर है, आप देख नहीं सकते उसको। हाँ, अगर मैं उसको करके दिखाऊं तो वो एफिशिएंसी है मेरी, वो मैंने काम किया, तो आपने कहा यस यू आर कैपेबल टू डू दिस। इसी तरीके से चाहे लाइट एनर्जी हो, दिखती नहीं है, ये क्लियर है सबको ना, एनर्जी लाइट दिखती नहीं है। किसी को लगता तो नहीं एनर्जी लाइट दिखती है। साउंड एनर्जी दिखती नहीं है। एक्सरे एनर्जी मेरी बॉडी पे आके गिरती है, हमें नहीं दिखती है। तो जितनी भी एनर्जी, रेडियो एनर्जी जो सेल फोन पर आती है नहीं दिखती है, रेडियो एनर्जी आ रही है, माइक्रो एनर्जी, रेडियो एनर्जी। टेलीविजन पे लगातार एनर्जी आ रही है, जैसे आपका टेलीविजन ऑन हुआ तो आपने 302 नंबर लगाया, तो जो चैनल की एनर्जी है वो वहां पर पहुंच रही, दिखती नहीं है। तो कोई भी एनर्जी दिखती नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी भी दिखती नहीं है। केवल उसका पता कैसे चलता है, अगर इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है तो हम जो है एक चार्ज ले जाएंगे, अगर फोर्स खाता है तो एनर्जी है इलेक्ट्रिक वाली, और नहीं फोर्स खाता है तो इलेक्ट्रिक वाली एनर्जी नहीं है। उस जगह पर मैग्नेटिक एनर्जी है तो मैग्नेट ले जाएंगे, फोर्स लगता है तो मैग्नेटिक एनर्जी है, नहीं लगता है तो फिर नहीं है। तो फैराडे ने कहा कि भाई ये इम्पॉसिबल हम पॉसिबल बनाएंगे, यानी कि बात कर रहे हैं फैराडे कॉन्सेप्ट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है यहां पर, अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को दिखाने की जिम्मेदारी ली। कहा कि प्रैक्टिकली नहीं दिखा पाएंगे, ज्योमेट्रिकली दिखा पाएंगे, चित्र बना के दिखा पाएंगे। जैसे कि अगर मुझे ये दिखाना है पानी बह रहा है, तो ये देखिए, ये ऐसे मैंने ज्योमेट्री बनाई और यहां लिख दिया वाटर। कोई भी देख करके समझ जाएगा कि ये तो जो है पानी के बहने का काम किया है। अगर मुझे ये दिखाना है कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम सन टू अर्थ, तो ये रहा सन, ये रहा अर्थ, और मुझे ये दिखाना है कि लाइट जो है सन से अर्थ पे आ रही है, ये देखिए। बट हमें से प्रैक्टिकली कोई इस लाइट को नहीं देख सकता, लेकिन डायग्राम में देख सकता है। तो इसी तरीके से माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को ज्योमेट्रिकली दिखाने की जो भी उन्होंने रूल और रेगुलेशंस दिए, उनको कहा जाता है कॉन्सेप्ट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी कि कॉन्सेप्ट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, तो टू रिप्रेजेंट, ध्यान देना भाई कृष्णा बाबू इधर, टू रिप्रेजेंट visible form of electric field energy, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है वो विजिबल हो जाए, वो दिखाई दे आपको। प्रैक्टिकली तो नहीं दिखाई देगा, ज्योमेट्रिकली दिखाई देगा। टू रिप्रेजेंट विजिबल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, फैराडे introduce concept of electric field lines। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों है वो बोर्ड पर लिखा हुआ है। माइकल फैराडे ने कहा कि हम आपको इसको विजिबल कराएंगे, ज्योमेट्रिकली विजिबल कराएंगे, प्रैक्टिकली तो विजिबल नहीं कराएंगे बट ज्योमेट्रिकली विजिबल कराएंगे। और इसके लिए उन्होंने कुछ
स्टेटमेंट दिए, इसके लिए इन्होंने कुछ जो है पॉइंट्स दिए। तो पहला पॉइंट क्या था? तो सबसे पहले यानी आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे अबाउट द पॉइंट चार्ज। किसके बारे में पढ़ेंगे? पॉइंट चार्ज। क्योंकि चार्ज पॉइंट जैसा भी हो सकता है, चार्ज बॉडी जैसा भी हो सकता है, और जो बॉडी पर चार्ज होता है वो क्या कहलाता है? बॉडी पर। क्या बात है भाई, बॉडी पर चार्ज अगर है तो उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज, और अगर पार्टिकल पर चार्ज है तो उसको क्या कहते हैं? पार्टिकल पर चार्ज अगर है तो हम उसको कहते हैं पॉइंट चार्ज। तो अभी हम कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं फॉर द पॉइंट चार्ज। तो अगली हेडिंग है आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, या सीधे लिख दिया जाए कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अबाउट पॉइंट चार्ज। अबाउट पॉइंट चार्ज एक एक बात जो है माइकल फैराडे ने इतना इजी वे में बाइफरकेट किया कि उंगली उठाने का किसी को कोई मौका ही नहीं मिल पाएगा। जैसे पॉइंट चार्ज कैसे होंगे? पॉजिटिव और निगेटिव। तो फैराडे ने कहा कि अगर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है और अगर आपके पास में नेगेटिव चार्ज है, ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो चार्ज एनर्जी पैदा कर रहा है वो केवल और केवल कौन होगा? सोर्स चार्ज होगा। वो कौन चार्ज होगा? सोर्स चार्ज। ये याद रखना, टेस्ट चार्ज की औकात नहीं है कि फील्ड पैदा कर सके। वो पैदा करता है लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो पॉइंट चार्ज जो है या तो प्लस वाले होंगे या माइनस वाले होंगे। तो फैराडे ने पहला पॉइंट दुनिया के सामने रखा कि फॉर पॉइंट चार्जेस, फॉर पॉइंट चार्जेस। गलत लिखा है कि सही लिखा? अभिषेक बताओ। अगर रिवीजन हो रहा है, मैं पढ़ा चुका हूं और यहां छोटी छोटी चीजों का मतलब निकलेगा। फॉर पॉइंट चार्जेस सही लिखा कि गलत लिखा? क्या लिखा ना? फॉर आइसोलेटेड। अगर आप कॉपी ओपन करोगे तो देखोगे फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस। जय, आइसोलेटेड का मतलब समझ रही हो? अकेले हैं, मेरा पॉइंट चार्ज, इसका कोई और साथी नहीं है, या मेरे पास में जो पॉइंट चार्ज है उसको मैंने एक कमरे में यहां रखा है, दूसरे वाले को कहीं दूर रखा है, कहीं आपस में लड़ना, फोर्स लगाने लगे ना। आइसोलेटेड बने अकेले। तो फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस वी ड्रॉ, ध्यान देना लाल पेन से जो बात लिखी जा रही है, वी ड्रॉ रेडियल स्ट्रेट लाइन्स अराउंड इट। आपके पास में जो है प्लस वाला पॉइंट चार्ज है, ये प्लस वाला पॉइंट चार्ज है, अकेला है, और किसी के पास में ये नेगेटिव वाला पॉइंट चार्ज है, ये भी अकेला है। तो फैराडे ने कहा कि अगर आपके पास में अकेला पॉइंट चार्ज है तो आप क्या करिए, रेडियल और स्ट्रेट लाइंस खींचिए चारों तरफ। तो देखिए रेडियल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, रेडियल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, चारों तरफ खींचिए, बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें बताइए, दिखाइए, इसको दिखा दिया मैंने। सिमिलरली यहां पर भी रेडियल लाइन है, चारों तरफ लाइन है। वैसे मैंने रेडियल लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि वो चारों तरफ तो होगी। तो फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस वी ड्रॉ रेडियल स्ट्रेट लाइंस अराउंड इट, और ध्यान देना आउटवर्ड इन डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव चार्ज और इनवर्ड इन डायरेक्शन फॉर नेगेटिव चार्ज। और फैराडे ने कहा कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो तो इन लाइनों में तीर लगा देना बाहर की ओर, हर चीज का मतलब होगा। अगर आपका चार्ज नेगेटिव हो तो तीर लगा देना किधर?
अंदर की ओर। ये फैराडे ने कहा। बोले अगर ऐसा आप करोगे तो दूर से देख करके ये पता चल जाएगा कि इस चार्ज के चारों तरफ क्या है, एनर्जी है। अब अगर हम माइकल फैराडे से पूछें कि सर एक बात बताइए, इन लाइनों को सीधा क्यों बनाए, टेढ़ा क्यों ना बनाए? अगर हम ऐसे बनाएं तो भी तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। देखो ये आइडिया देखो हमारा, अगर मैं लाइनों को ऐसे बनाऊं तो भी तो ये फीलिंग आ रही कि इसके चारों तरफ एनर्जी है। तो इन्होंने सीधी लाइनों के बारे में क्यों इतना जोर दिया कि सीधी लाइनें बनाओ? तो हर चीज कोड वर्ड है। फैराडे ने कहा कि सीधी लाइनें अगर आप बनाते हो तो यहां पे जो सीधी लाइनें हैं, स्ट्रेट लाइनें, तो स्ट्रेट लाइंस का मतलब है पॉइंट सोर्स चार्ज अकेला है, अकेला है, यानी इसके अगल बगल कोई और सोर्स चार्ज नहीं है। टेस्ट से तो इसको दिक्कत ही नहीं है ना, टेस्ट से कहां डर लगता है, टेस्ट से तो इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। तो अगर आपने कहा कि हम सीधी लाइनें क्यों बनाए, टेढ़ी क्यों ना बनाए, टेढ़ी भी तो बना सकते हैं। तो फैराडे ने कहा कि हर चीज का कोड वर्ड है, डिकोड करो। अगर आपने सीधी लाइनें बनाई हैं तो ये केवल ये इशारा करती हैं कि हमारा जो ये पॉइंट चार्ज है वो कैसा है, अकेला है, इसके अगल बगल कोई और सोर्स चार्ज नहीं है। तो स्ट्रेट लाइंस मतलब पॉइंट सोर्स चार्ज अकेला है, इसके आसपास ये पॉइंट आपके अपने लिए है, इसलिए मैं मिक्स करके लिख रहा हूं, इसके आसपास कोई दूसरा सोर्स चार्ज नहीं है। टेस्ट से इसको डर कहां लगता है, टेस्ट होने तो कोई दिक्कत नहीं। फिर रेडियल क्यों बनाए? रेडियल का मतलब होता है चारों तरफ। तो रेडियल क्यों बनाए, ऐसे क्यों ना बनाए, इस तरीके से? भाई आपके पास में पॉइंट चार्ज है प्लस वाला, लाइनें ऐसे बना दो ना, चारों तरफ क्यों बनाए भाई? तो उन्होंने कहा रेडियल यहां पे जो है वो भी कोड वर्ड है। रेडियल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी EFE फॉर्म ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। और सच्चाई भी है ये कि जो इस समय साउंड मेरे वोकल कॉर्ड से जो आ रही है वो किस दिशा में जा रही है कोई नहीं बता सकता, सब तरफ जा रही है यार, कोई छूटा ही नहीं डायरेक्शन। तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है वो सभी दिशाओं में जा रही है। तो फैराडे ने कहा कि भैया रेडियल इसलिए हमने बनवाया है, रेडियल इसलिए कहा है कि बनाओ जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी सभी दिशाओं में जा रही है, ये फीलिंग आ जाए। क्लियर ये बात? हर चीज का कोड वर्ड है और हम उसको डिकोड कर रहे हैं। और अब हम तीर बाहर क्यों लगाएं, ये बड़ा मजेदार किस्सा है। और तीर अंदर क्यों लगाएं? तो फैराडे ने क्या किया था, चाहे उनकी आप गलती समझ लो या फिर ये कह लो कि उस समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फैराडे क्या करते थे कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते थे। तो पॉजिटिव वाला टेस्ट चार्ज निकालो, यहां रखो पास में, तो ये वाला प्लस धक्का देगा। यानी फैराडे ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया था तो दिमाग में ये कभी सोचा ही नहीं उन्होंने कि टेस्ट चार्ज नेगेटिव हो सकता है। उन्होंने केवल क्या सोचा, पॉजिटिव हो सकता है। और इसीलिए तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है कि अगर कुछ ना कहा जाए, अपनी मर्जी से टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। तो फैराडे मन में पॉजिटिव चार्ज लिए बैठे थे। उस पॉजिटिव चार्ज को अगर यहां टहलाएंगे अगल बगल तो धक्के वाला ही तो फोर्स लगेगा, और सिमिलरली यहां अगर टहलाएंगे तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो जो आउटवर्ड है, आउटवर्ड डायरेक्शन और जो इनवर्ड डायरेक्शन है, ये क्या इशारा कर रही है? तो आउटवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओवर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ड्यू टू पॉजिटिव SC सोर्स चार्ज। और ये क्या है, इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओवर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज
ड्यू टू नेगेटिव एससी। क्लियर ये बात? ठीक, तो इसलिए उन्होंने यहां पे आउटवर्ड में तीर लगाया और उधर क्या लगाया, इनवर्ड। और उनकी ये बात हम लोगों ने एक्सेप्ट कर ली और यही सोच के एक्सेप्ट कर ली कि चलो ठीक है, हम भी जो है कभी भी अगर टेस्ट चार्ज लेंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्लियर ये बात? ये क्लियर हो गए ना? एक पॉइंट जो मैंने लिखा वो पॉइंट यहां खत्म हो गया था इस जगह। इसके बाद जो ये बातें हमने की हैं ये आपके अपने लिए हैं, क्योंकि यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं यहां पर कि एरो ओवर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तीर का निशान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर जो लगता है क्या बताता है, तो आपको बताना पड़ेगा सही आंसर क्या है, कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की दिशा को बताता है। क्लियर ये बात? पक्का हो गया ना? एक तो उन्होंने ये पॉइंट किया फील्ड लाइनों के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या किया, कौन बताएगा भाई? देखो यहां लिखा था फॉर आइसोलेटेड, और अब मैं लिख रहा हूं फॉर सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तुमने कहा कि चलो सर देखते हैं कि एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगाता है, तो हमने कहा कि ठीक है, हम लोग दो या दो से ज्यादा चार्जेस पास पास रख देते हैं फॉर सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा केवल कौन करता है, सोर्स चार्ज पैदा करता है। तो फॉर सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स become curved in nature according to nature of force, according to nature of electric force। जो लिखा हुआ है उस पर गौर करें। और बाकी सब कुछ पॉइंट 1 जैसा मैं डायग्राम बना करके आपको बता पाऊंगा क्या है मतलब। जैसे एक सोर्स चार्ज ये है, ध्यान देना। अब देखिए फैराडे को फंसाया जाएगा। फैराडे के पहले पॉइंट को एक्सेप्ट कर लिया गया कि पॉइंट चार्ज की फील्ड एनर्जी को दिखाने के लिए रेडियल सीधी और चारों तरफ लाइनें बना देनी है, और सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए नेचर देखते हुए फोर्स का कर्व कर देना। तीसरा जरा क्वेश्चन देखिए क्या है भाई। जैसे ध्यान देना, ये मेरे पास में ए चार्ज है, प्लस है, फैराडे की सुना है मैंने, तो फैराडे की ही बात को मान लिया। और ये बी चार्ज है, ये भी प्लस है, लाइनें बना दी। जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा ऊपर होते हैं कॉन्सेप्ट। क्या तुमको इसकी और इसकी लाइनें कर्व दिखाई दे रही हैं? नहीं, यानी ये अकेला है और ये अकेला है, और जो लाइनें आउटवर्ड होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज की होती हैं, और जो इनवर्ड होती हैं वो नेगेटिव चार्ज की होती हैं। फिलहाल ये पॉजिटिव है। तो फैराडे के जो दुश्मन थे, टांग खींचने वाले तो सबके ही होते हैं, आपके भी होंगे। कोई ना कोई दोस्त आपका ऐसा जरूर होगा जो आपकी टांग खींचना चाहता होगा कि यार इसके नंबर हमसे इसमें ज़्यादा ना है। ये फीलिंग तो सब दोस्तों में होती है। जो कच्चे दोस्त होते हैं उनमें भी होती है, और जो पक्के होते हैं उनमें भी होती है। पक्के वालों में ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन ये आया फैराडे से कि सर हमने यहाँ पर दो चार्जेस लिए हैं और आपने जो सिखाया है वो कर दिया। ये फोटो देख करके ये पता चल रहा है कि इस चार्ज से एनर्जी पैदा हो रही जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, और इससे भी पैदा हो रही इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। तो क्वेश्चन ये है तगड़ा कौन है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों की पिक्चर देख करके ये कैसे पता चले कौन सा चार्ज वैल्यू में बड़ा है और कौन सा वैल्यू में छोटा है। अब ये क्वेश्चन जो है आ गया फैराडे के सामने। ये भाई इस पिक्चर को देख करके ये तो पता चल गया कि ये अकेला है, पहली बात ये पता चल गई। ये तीर देख करके पता चल गया ये कैसा है, पॉजिटिव है। ये अगर ना भी लिखता तो समझ जाते कैसा है, पॉजिटिव है। सिमिलरली ये पता चल गया कि ये अकेला है, तीर बाहर है, यानी ये कैसा है, पॉजिटिव है।
बट ये कैसे पता चले कि वैल्यू में कौन बड़ा है, ये क्वेश्चन एक आया। यानी कि लोग ये कहने लगे फैराडे से कि आपका जो पॉइंट चार्ज वाला जो फील्ड लाइन कॉन्सेप्ट है उसकी हेल्प से हम चार्ज की वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते। तो बात तो सही थी, फैराडे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए लग गए बट कामयाब नहीं हुए। लेकिन गॉस ने जो है एक दिन एक काम किया और वो काम ये था कि 1 कूलाम के चार्ज के पास 1 कूलाम चार्ज के पास टोटल 1.13 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, लाइंस होती हैं। ये जो काम गॉस ने किया, ये गॉस अपना फ्लक्स में कुछ बिजी चल रहे थे, फ्लक्स एक आर्टिकल है उस पर बात कर रहे थे। तो उस समय जो है गॉस ने ये कैलकुलेशन करी, जवाब मिल गया था। जवाब मिल गया था इसका मतलब लाइनों की संख्या बराबर चार्ज, यानी 1 कूलाम का चार्ज है तो इतनी लाइनें हैं, 10 कूलाम के चार्ज में ज्यादा लाइनें होंगी, 50 कूलाम के चार्ज में और ज्यादा लाइनें होंगी। बोलो यार, तुरंत जो है फैराडे ने नंबर 3 बनाया कि वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज अगर उसको हम क्यू से लिखें तो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, और फील्ड लाइंस के नंबर को हम n से लिखेंगे। अब जरा देखते हैं यहां पर लाइनें कितनी है। एक यहां से काउंटिंग की है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से जरा गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों वैल्यू में कैसे हैं? बराबर। क्लियर ये बात? तो ये जो नंबर 3 पॉइंट हमने फैराडे की कहानी में लिखा है, ये एक्चुअली आया कहां से था? गॉस से था, और वहां से ये बात आपको मिल चुकी थी। तो जरा इस पॉइंट को भी लिख दिया जाए कि फॉर 1 कूलम पॉइंट चार्ज टोटल फील्ड लाइंस आर 1.13 इंटू 10⁻11, और ये कैलकुलेशन बच्चों एसआई में किया गया, एसआई में। और यहां पर आपको ये भी बता दें कि ये 1.13 इंटू 10⁻11 बराबर होता है 1/ε0 के। यानी घर जाकर के 1/ε0 की वैल्यू निकालना। देखो मैं थोड़ा कोशिश करता हूं। ε0 की वैल्यू कितनी होती है? 8.8 इंटू 10⁻12। ये वैल्यू तुमने किस में लिखी? एसआई में। ऊपर ले जाओ इसको 10⁻12, नीचे 8.8, और आगे आओ तो यहां से एक 10 फ्री कर दो, 10⁻11 नीचे 8.8, ये मिलकर के 100 हो जाएंगे। सॉल्व कर लेना 1.13 10⁻11। तो ये जो 1.13 10⁻11 निकला है, किस में निकला है? एसआई में निकला है। तो कभी कभी जो है हम 1.13 10⁻11 की जगह पर 1/ε0 भी लिख देंगे। ठीक है ये बात? पक्का ही है। तो ये इनकी फील्ड लाइंस का तीसरा कॉन्सेप्ट था। चौथे नंबर पे चलते हैं। चौथे नंबर पे पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। टेंजेंट ओवर, टेंजेंट ओवर कर्व्ड फील्ड लाइन, कर्व्ड फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इनका फैराडे का चौथा पॉइंट था। और चौथे पॉइंट को समझने के लिए हम आपके सामने 2 से 3 डायग्राम तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो पूरा अपना जो है स्ट्रेंथ इसमें लगाइएगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो यही है हमारा कि ये लाइन जो है बहुत सारे लोग पहले समझ लेते हैं तो फिर बाद में भूल जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता तो रट लेते हैं। टेंजेंट ओवर कर्व्ड फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो पहला टेंजेंट
कर्ड फील्ड लाइन का मतलब क्या हो गया, ध्यान देना, कर्ड फील्ड लाइन, इसका मतलब हो गया कि देयर आर टू या फिर मोर देन टू चार्जेस, मोर देन टू चार्जेस, क्योंकि फील्ड लाइन कर्व तभी होगी जब सोर्स चार्ज 2 या 2 से क्या होंगे, ज्यादा होंगे, पक्का ही है। तो पहले हम 2 के लिए चलते हैं। तो ये है आपका प्लस वाला चार्ज Q1 और ये है प्लस वाला चार्ज Q2 और फील्ड लाइनें कर्व होंगी। क्योंकि मैंने दोनों को प्लस प्लस बोला है तो दोनों लाइनें एक दूसरे को धक्का दे रही होंगी जबरदस्त, तो ये फीलिंग मैंने यहाँ पे दिखा दी। तो लाइनें देखो कर्व हो गई। अब हमने क्या किया, छोटे छोटे तीर भी बना ले, वो सोच करके जो उसने बताए थे। अब हम क्या करेंगे, किसी भी कर्व लाइन पर एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं प्रैक्टिकल के लिए, किसी भी लाइन पर। तो हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज लिया और उसको रख दिया कर्व लाइन पर। तो ये रहा कर्व लाइन पर रखा हुआ टेस्ट चार्ज, टीसी माने टेस्ट चार्ज। तो कई बार जब आपको ये आर्टिकल पढ़ाया गया है तो टेस्ट में एक क्वेश्चन मिला है, जरा उस क्वेश्चन का आंसर देखना क्या था। हमने रखा था टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट कर्व्ड फील्ड लाइन, कर्व वाली फील्ड लाइन पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है। तो टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट कर्व्ड फील्ड लाइन, देन टीसी माने टेस्ट चार्ज हैविंग, और हैविंग के बाद मैं यहां पर आपको ऑप्शन दे सकता हूं लेकिन मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। हैविंग के बाद फिल इन द ब्लैंक। तो हैविंग के बाद मैं लिखूं फोर्स या मैं लिखूं फोर्सेस, तो आंसर है फोर्सेस। समझो बात को, क्योंकि फील्ड लाइन अगर कर्व है तो वहां पे सोर्स चार्ज क्या होंगे, 2 या 2 से ज्यादा। तो बेचारे टेस्ट चार्ज पर फोर्स क्या लगेंगे, 2 या 2 से ज्यादा। तो टेस्ट चार्ज पर फोर्स नहीं लगेगा, क्या लगेगा, फोर्सेस। टेस्ट चार्ज पर क्या लगेगा, फोर्सेस। तो उन फोर्सेस का क्या होगा, नेट फोर्स। जैसे यहां पे देखो टेस्ट चार्ज है, अगर मैं इस चार्ज को ए नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दूं, तो ध्यान देना मैं तुमको ये वाली लाइन का मतलब बताने वाला हूं। ए वाला सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, फैराडे की मर्जी से चुना हुआ टेस्ट चार्ज कैसा था, पॉजिटिव था। और तुम्हारे Q1 Q2 भी मैंने क्या लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं। तो ए वाला चार्ज हमारे टेस्ट चार्ज को धक्का देगा। तो स्केल उठाइए और धक्के वाली सिचुएशन का ये एक डायग्राम मैंने बना लिया। ये F1 फोर्स लगाया हमारे Q1 ने। बी वाला क्या करेगा, बी वाला भी जो है प्लस है, तो ये भी जो है धक्के वाला फोर्स लगाएगा F2। तो अब हमारे टेस्ट चार्ज पर फोर्स नहीं है, फोर्सेस है। फोर्स नहीं है क्या, फोर्सेस है। तो इन दोनों फोर्सेस का टोटल निकालो डायरेक्शन वाइज। तो जब इन दोनों का टोटल निकालेंगे तो देखो भाई, एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है, तो टोटल कैसे निकलेगा, पैरेललोग्राम का फंडा लगा के। तो इस पिक्चर को समांतर चतुर्भुज में बदलो। इसके पैरेलल ये बनाया, इसके पैरेलल ये बनाया, और जो ये डायगोनल है ये क्या होता था, NET नेट। चलिए काम शुरू किया जाए। यहां पर इसके पैरेलल ये बनाया, इसके पैरेलल ये बनाया, ध्यान देना बहुत। और ये देखिए नेट फोर्स है, ये NET जहां लिखा गया उस पर गौर करो, ये है नेट फोर्स। जरा नेट फोर्स वाले तीर को देखो, ये नेट फोर्स वाला तीर मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं। नेट फोर्स वाले तीर को देखो और ये कर्व वाली फील्ड लाइन को देखो। तो ये वाला तीर फील्ड कर्व लाइन की टेंजेंट है कि नहीं है, बोलो यार। अब जरा इस पॉइंट को देखो, टेंजेंट ओवर द कर्व्ड फील्ड लाइंस, यानी कि कर्व वाली फील्ड लाइंस पर खींची गई स्पर्श रेखा गिव्स डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स, वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। कभी भी टेस्टिंग कर लो। और एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमने लिया प्लस,
और ये हमने लिया माइनस चार्ज, तो प्लस वाले की फील्ड लाइन इसका वेलकम करेगी, एक दूसरे की तरफ वेलकम करेंगे ये, तो वो फीलिंग के साथ डायग्राम बनाया। जो छोटे छोटे तीर हैं वो किसी और वजह से लगाए थे माइकल फैराडे ने, जो सोच के साथ लगाए थे उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ये देखिए, अब कर्व वाली फील्ड लाइन पर एक टच चार्ज रख दिया, ये देखिए टच चार्ज रख दिया, तो जो ये प्लस वाला है ये तो धक्के वाला फोर्स लगाएगा, ये देखिए F1, जो माइनस वाला है वो अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, ये F2। ठीक है, अब जरा इन दोनों फोर्सेस का टोटल निकालो, तो लगाओ फिर एक बार लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो जब पैरेललोग्राम का लॉ आप लगाओगे तो देखिए ये बनी टेंजेंट, ये कर्व वाली फील्ड लाइन देखो, ये NET वाला नेट देखो, क्या दोनों लोग टेंजेंट हैं कि नहीं है? मतलब सॉरी, दोनों लोग क्या नेट वाला फील्ड कर्व लाइन पर टेंजेंट है कि नहीं? एंड दैट इज वाई टेंजेंट मतलब डायरेक्शन ऑफ। और इसीलिए यानी इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ये कहा जाता है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। इसीलिए ये कहा जाता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, जरा उसको देखें, जरा करा के देखते हैं इंटरसेक्शन। अगर हम दो फील्ड लाइनों को इंटरसेक्ट करा दें तो ये फील्ड लाइन है और एक फील्ड लाइन ये है, तो इंटरसेक्शन हो गया। इधर तुमको सिखा दिया गया था कि फील्ड लाइन कर्व पर जो टेंजेंट बनेगा, तो यार यहां पे एक टेंजेंट ये बनाओगे, एक टेंजेंट तो यहां बनेगी और एक टेंजेंट इस वाली लाइन पर बनेगी। अरे बोलो यार, और टेंजेंट बनेंगी दो। वो क्या कह रहा है कि टेंजेंट क्या बताता है? नेट को, डायरेक्शन ऑफ नेट को बताता है। क्या नेट की डायरेक्शन कभी मल्टीपल होती है? क्या तुमने कभी सुना कि रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन दो है ना? रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कैसी होती है? सिंगल। क्योंकि टेंजेंट ओवर द कर्व फील्ड लाइंस represent the direction of electric field lines, and therefore two electric field lines never intersect with each other, because if they intersect with each other then there are two tangents, means two direction of resultant, और जो कि impossible है, resultant की कभी दो डायरेक्शन नहीं होती। क्लियर ये बात? एक पॉइंट आपका ये हो गया। और जैसे ये पॉइंट हमने करा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वो सब हम लोगों ने कर लिए। तो फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट से माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्योमेट्रिकली आपके सामने विजुअल कर दिया। जो आपको प्रैक्टिकली दिखता नहीं है उसको उन्होंने विजुअल कर दिया, बट अंडर द रूल और रेगुलेशंस, कोई मनमर्जी नहीं। मतलब कितना दिमाग उसने लगाया होगा कि पहले हमें लाइनों को रेडियल स्ट्रेट रखना है, बाद में हमें कर्व कर देना। और अभी बात पूरी नहीं हुई है, क्योंकि आज आप जो है यहां पर फील्ड लाइनों के बारे में बात कर रहे हैं तो केवल और केवल कौन सा चार्ज है? पॉइंट वाला चार्ज है। और जब आगे जाकर के बॉडी वाला चार्ज होगा, कभी चार्ज आएगा दीवार पर, चार्ज आएगा, कभी चार्ज गोले पर आएगा, उसकी भी जो फील्ड लाइनें होंगी उसकी भी बात करी जाएगी। इतना ये रिकॉल करिए पहले आराम से, क्या क्या कर चुके हैं। मैं रिवाइज कराऊं या तुम कर सकते हो? सबसे पहले हमने ये जाना कि सोच बदलनी पड़ेगी। क्या सोच बदलनी पड़ेगी? कि ये कह देना कि बिना टच के फोर्स बनता है दो चार्जेस के बीच में, ये गलत बात है। ये उतना ही गलत है जितना गलत 11th क्लास में ये कहा जाता था ये वाला मास उस वाले मास को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ये वाली बेंच इस वाली बेंच को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। टच नहीं हो रहे हैं। रियलिटी जानते हो क्या है? इस वाली बेंच से फील्ड एनर्जी निकलती है और उसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड एनर्जी। सामने वाली मास के साथ में क्या करती है? टच, और फोर्स बनाती है। सिमिलरली यहां से इस पर फोर्स लगता है। दिखता तुम्हें इसलिए नहीं है क्योंकि 6.67 10⁻⁻11 कैपिटल जी की वैल्यू होती है ना, F बराबर
G(m1m2/r²). तो G की वैल्यू कितनी होती है? -11। सोच के देखो, 6.67 10⁻⁻11। तो यहाँ पे जब आप m1 m2 की वैल्यू रखोगे, नीचे 10⁻11 रखोगे, तो ये फोर्स कैसा होगा? छोटा सा। इसलिए आज की डेट में इन दोनों के बीच की दूरी इतनी है, कल भी इतनी ही मिलेगी, क्योंकि वो फोर्स आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। तो उसी तरीके से एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। फैराडे ने ऑर्स्टेड ने माइंड जो है वॉश आउट कर दिया कि ये बोलना छोड़िए कि टच नहीं हुआ है। हाँ, Q1 Q2 आपस में टच नहीं करते, उनसे पैदा होने वाली एनर्जी जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, सामने वाले चार्ज को टच करती है, फोर्स बनाती है। अगर वो फील्ड एनर्जी प्लस वाले से आ रही है तो सामने प्लस है तो धक्के वाला फोर्स बनेगा, और नेगेटिव अगर आ गया रास्ते में तो क्या बनेगा? अट्रैक्शन का बनेगा। उसके बाद में जो फील्ड एनर्जी थी उसके कुछ बेसिक्स ऑर्स्टेड ने दिए, और फिर उस फील्ड एनर्जी को विजुलाइज करने की जिम्मेदारी फैराडे ने उठाई कि भाई हम फील्ड एनर्जी को विजुलाइज करेंगे। और उन्होंने जब इसको विजुलाइज किया तो कैसे विजुलाइज किया वो आपने देखा फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट देखे। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी में दो चीजें डिस्कस करते हैं। EFE फुल फॉर्म बोलो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी यूनिफॉर्म है या फिर ये नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो नॉन यूनिफॉर्म है वो क्या होती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी यूनिफॉर्म होती है उसका क्या मतलब है, जरा जानते हैं। देखो, एक बात आपको बता दें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है, पहले बताओ ये कहां से आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कहां से आती है? कम्स फ्रॉम, हाँ बताओ, कम्स फ्रॉम इनर्शियल चार्जेस। यस, यू कैन से सोर्स चार्जेस, बट इनर्शियल लगाओ जरूर, SURCE, सोर्स चार्जेस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी आती है, ये पता चल चुका है इज टाइम इंडिपेंडेंट। ये समय पर डिपेंड नहीं करती, ये टाइम पर डिपेंड नहीं करती। अब आप पूछो कि सर कैसे आपने बोल दिया समय पर डिपेंड नहीं करती? तो सही समय पर हम इसको डिस्कस भी करेंगे, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ने दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी समय पर तो डिपेंड करती ही नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर कट जान लो। और जो डिपेंड नहीं करती समय पर उसको बोलेंगे टाइम इंडिपेंडेंट। क्या बोलेंगे? टाइम इंडिपेंडेंट। ये जो है ये डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डिपेंड अपॉन पोजीशन, डिपेंड अपॉन पोजीशन। ये पोजीशन पर डिपेंड करती है। मतलब अगर सोर्स चार्ज टेबल पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी की सिचुएशन यानी कि उसकी अपनी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, और अगर वही सोर्स चार्ज जमीन पर है तो कुछ अलग होगी। अगर 10 कूलाम का चार्ज अगर गोले पर फैला दोगे तो अलग तरीके की फील्ड एनर्जी आएगी, और वही 10 कूलाम का चार्ज अगर किसी सिलेंडर पे दे दोगे तो अलग तरीके की आएगी। तो ऑलवेज कीप इन माइंड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करती, किस पर डिपेंड करती है? पोजीशन पर डिपेंड करती है। ये याद रखना। इसको हम बाद में एक्सप्लेन भी करेंगे, बट अभी मतलब ही नहीं एक्सप्लेन करने का, बाद में एक्सप्लेन करेंगे इस बात को, जहां पर हम आपको ये दिखा देंगे कि आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पोजीशन पर डिपेंड करती है, टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। तो बच्चों यही वाली है नॉन यूनिफॉर्म, यानी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी की डेफिनेशन मिल चुकी है। नॉन यूनिफॉर्म ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है जो टाइम पर डिपेंड नहीं करती लेकिन पोजीशन पर डिपेंड करती है। क्लियर ये बात? लिखने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे। और यूनिफॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी not depend upon time
एज वेल एज पोजीशन। देखो टाइम पे तो वैसे भी डिपेंड नहीं करती थी, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती, टाइम पे तो वैसे भी डिपेंड नहीं करती, तो उसको क्या बोलते थे? यूनिफॉर्म। खुद लिख लोगे ना डेफिनेशन, सारा का सारा जब लेक्चर आपके पास पहुंचेगा, इसलिए मुझे जो है लिखाने की भी टेंशन नहीं है, और वो भी रिवीजन मोड में है, तो ना लिखाने से काम बढ़ रहा है, काम थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। तो एक बार जरा सा सुना दीजिए। जया आप बताओ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। पहले मैं यूनिफॉर्म की बताता हूँ डेफिनेशन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इज एनर्जी विच नॉट डिपेंड अपॉन टाइम एज वेल एज पोजिशन। तो नॉन यूनिफॉर्म की आप बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इज एनर्जी विच नॉट डिपेंड अपॉन टाइम बट डिपेंड अपॉन पोजिशन। ठीक है ना। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इनको देने वाले लोग कौन हैं? यानी कि वो जो सोर्स के चार्जेस हैं। तो ध्यान देना भाई, जितने भी दुनिया में चार्जेस हैं, ऑल इनर्शियल चार्जेस, ऑल इनर्शियल चार्जेस सब आ गए, पॉइंट वाले और बिना पॉइंट वाले सब आ गए। ऑल इनर्शियल चार्जेस फॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। सोच के देख लो, तुम्हें जो भी दिमाग में आ रहा हो। प्रोटॉन पर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म, इन्वर्टर बैटरी पर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म, मोबाइल बैटरी पर चार्ज, जितने भी चार्जेस इनर्शियल हैं, चाहे वो किसी भी शकल सूरत के हों, उस सबके सब कौन सी एनर्जी पैदा करते हैं? यूनिफॉर्म कोई नहीं देता, इसका कोई नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को देने वाला कोई भी सोर्स नहीं है। बावजूद इसके हमें इसकी पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे गैसों में आइडियल गैस नहीं होती, वैसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको हर किसी के पास मिलेगी, यूनिफॉर्म किसी के पास मिलेगी नहीं। बावजूद इसके तुमको सबसे ज़्यादा पढ़ाई किसकी करनी है? यूनिफॉर्म। ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमको यूनिफॉर्म मिली है, यानी एट माइक्रोस्कोपिक लेवल वी हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। जितना बड़ा बैक्टीरिया होता है ना, उससे भी कम जगह पर ये मिली है, तो बेकार है मेरे लिए यार। अगर कोई बोले कि फील्ड एनर्जी 1 माइक्रोन की जगह पर है, तो मेरे लिए उसका क्या मतलब है? कुछ नहीं है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी मिली है। माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़े से रेंज में आपको ये फील्ड एनर्जी नहीं मिली है। ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। क्लियर ये बात? पक्का? एक छोटा सा आर्टिकल और करते हैं, फिर क्लास ओवर करते हैं। धीरे धीरे आप 2 घंटे की आदत डाल लीजिए। और इधर जब तक ये सब चल रहा है, तो पानी आने का बंदोबस्त भी करके आइए। गर्मी है ना बहुत। क्लास के बीच में आपने बोला पानी, तो फिर या पहले ही पी के बैठी है। मुझे पता है कुछ लोगों को प्यास लग रही है। अब पढ़ना होती तो अब तक जो है मांग चुकी होती। ठीक, एक छोटा सा आर्टिकल और कर लें, फिर क्लास ओवर करते हैं। फिलहाल तो अभी आधे घंटे हैं। सबसे लास्ट में कौन आए थे? अर्णव और युवराज। सबसे पहले आप लोग निकलोगे, ठीक है? एक एक करके निकलोगे, पूरी क्लास एक साथ नहीं निकलेगी। और कहीं रुकोगे नहीं। इसके बाद कहीं जाना है तुम लोगों को? पहुंचोगे। सब टाइमिंग अपनी सेट कर लो उसी हिसाब से भाई। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये क्लास अब बंद नहीं होनी है, क्योंकि सब कुछ अरेंज कर लेंगे। ज़रूरत पड़ी, जैसे बहुत ज़्यादा टिपिकल कंडीशन आई, अब तो नहीं आनी है,
तो फिर आप ये मान के चलो कि आपकी क्लास ऑनलाइन हो रही, 3 ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन भी चल रही होगी क्लास, ऑफलाइन भी चल रही होगी और आपका वीडियो लेक्चर भी तैयार हो रहा होगा। तो अब आपका नुकसान तो होना नहीं किसी एंगल से, तो आप बाकी की जो सेटिंग है अदर सब्जेक्ट की वो बना लो। तो एक छोटा सा पॉइंट और है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसको हम कैपिटल ई से लिखते हैं। अब फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी तो है ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कौन बताएगा? पहले वो डेफिनेशन जो रटने वाली नहीं है। सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ने 1 कूलाम टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगाया दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मैं सोर्स चार्ज हूं तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ने 1 कूलाम के टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगाया उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये तो डेफिनेशन थी समझने वाली। रटने वाली डेफिनेशन क्या हो जाएगी? फोर्स ओवर यूनिट टेस्ट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ऑफ सोर्स चार्ज, SC माने सोर्स चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैपिटल ई से लिखेंगे। अब देखिए ये SC है और ये 1 कूलाम का TC है, इससे एनर्जी का गोला निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी का गोला। अब इस फील्ड एनर्जी ने इसके ऊपर F फोर्स लगा दिया, तो 1 कूलाम के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, इसी का नाम क्या है? कैपिटल E। क्या है? कैपिटल E। कैपिटल E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम मान लें कि ये Q कूलाम का टेस्ट चार्ज है, तो सोर्स चार्ज की फील्ड एनर्जी ने Q कूलाम के टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगाया? F। इस बात को जरा यूनिटरी मेथड में लिख दिया जाए कि Q कूलाम TC हैविंग इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर F। तो इसलिए 1 कूलाम TC के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा? तो F अपॉन Q। तो इसी F अपॉन Q को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कैपिटल E बराबर हो गया F अपॉन Q। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इतना ही बोलोगे ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। ये क्या है? F इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू सोर्स चार्ज एट टेस्ट चार्ज। और ये Q क्या है? टेस्ट चार्ज। उत्कर्ष से गलती ना करना। यानी जब मैं इस आर्टिकल को पढ़ता हूं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको ऐसे याद रखो, E बराबर F अपॉन TC। E बराबर F अपॉन TC। इस छोटी सी बात पर हम लोग कई सारे क्वेश्चन भी करते हैं कि E जो होता है वो F अपॉन TC, नीचे जो चार्ज होता है वो टेस्ट चार्ज होता है। जैसे क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ये है, बहुत ध्यान से, बिल्कुल क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। हमने कहा कि 20 न्यूटन फोर्स इज एट 4 कूलाम चार्ज, फाइंड E। ध्यान दें, हिंदी देखें, समझे इसके। 4 कूलाम के चार्ज पर कितना फोर्स है? 20 न्यूटन। जिसके ऊपर फोर्स होता है वो कौन होता है? टेस्ट चार्ज। और जो फोर्स लगाता है वो कौन होता है? सोर्स चार्ज। इस वाले क्वेश्चन में 4 कूलाम कौन है? टेस्ट चार्ज। इसलिए फटाफट आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे E बराबर F अपॉन TC। और यहां पे F की वैल्यू 20 है, TC की वैल्यू 4 है, 5 आ गया। आगे न्यूटन पर कूलाम, आप F माने न्यूटन, नीचे कूलाम। अब थोड़ा बदल देते हैं, ध्यान देना। 20 न्यूटन फोर्स इज ड्यू टू 4 कूलाम चार्ज। अब देखो हिंदी बदल गई कि 4 कूलाम के चार्ज ने 20 न्यूटन का फोर्स पैदा किया। तो जो फोर्स पैदा करता है वो कौन होता है? SC। तो अब तुमने फंडा लगाया E बराबर F अपॉन TC।
तो F तो यहां पर 20 है, TC क्या है पता ही नहीं, TC क्या है पता नहीं है। तो TC पता नहीं है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4 कूलाम TC नहीं है, 4 कूलाम कौन है? SC। तो अब TC है नहीं तो अब क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाएंगे। फिर भी कोई बोले जबरदस्ती कि नहीं आंसर तो निकाल के देना पड़ेगा, नहीं से काम नहीं चलेगा, तो फिर अपने मन से हम TC को क्या मान लेंगे? 1 वैल्यू का। और जैसे अपने मन से 1 वैल्यू का ले लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 20। 2 बातें मैंने बताई, या तो ऑप्शन होना चाहिए इस क्वेश्चन का कैन नॉट डिटरमाइन। अगर 4 ऑप्शन की लिस्ट में ऐसा ऑप्शन दिया जा रहा है कि हम पता नहीं लगा सकते तो वही सबसे सही आंसर है। लेकिन अगर पहले वाले ऑप्शन में कुछ वैल्यू दी गई है, दूसरे तीसरे चौथे में भी कुछ वैल्यू दी गई है, अगर वैल्यू दी गई है तो फिर हमें निकालना तो पड़ेगा ही। तो इस वाले क्वेश्चन में हमको TC दिया ही नहीं गया तो हम अपने TC को कितना मान लेंगे? 1 कूलाम का, और क्वेश्चन को क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इतना ही हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में काम किया है। मिलते हैं आपसे अगली